नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमीन घोटाला मामले में आज रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर हेहल अंचल के बजरा मौजा की जमीन को सादा पंचनामा के आधार पर म्यूटेशन करने, सेना की जमीन और चेशायर होम से जुड़ी जमीन को गलत तरीके से खरीद बिक्री करने का आरोप है। ईडी ने छवि रंजन से उनके संपत्ति से जुड़े कागजात के साथ हाजिर होने को कहा है। ईडी दफ्तर से इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन आज एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। ये दूसरा मौका है जब ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी। और अगर उससे पहले की भी बात कर लें, जब ईडी ने तकरीबन 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, उस वक्त भी छवि रंजन के आवास पर पूछताछ की गई थी, छापेमारी हुई थी। और ये पूरा मामला ज़मीन से संबंधित है। गलत तरीके से, फर्जी तरीके से ज़मीन की खरीद बिक्री की गई। चाहे वो बात हम हेहल अंचल के बजरा मौजा की बात कर लें, जहां ज़मीन को सादा पंचनामा के आधार पर उसका म्यूटेशन किया गया था, या फिर अगर हम सेना की ज़मीन की बात कर लें, चेशायर होम की ज़मीन की बात कर लें, ये तमाम जो ज़मीन से संबंधित जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप हैं। और कई ऐसे लोग, या हम ये कहें कि जो ज़मीन के व्यापार में, कारोबार में फर्जी तरीके से होने वाले इस तरह के खेल में जो शामिल थे, वैसे तमाम लोग भी इस पूरे मामले में इस वक्त जेल में हैं। और एक दूसरे से सभी के जो रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं। आज देखना होगा कि जब छवि रंजन यहाँ पहुँचेंगे ईडी दफ्तर में, जो उनसे पूछताछ होगी। और जो जानकारी आ रही है कि ईडी ने उन्हें उनकी संपत्ति के बारे में भी जो पूछताछ की है, और उन्हें कहा है कि बैंक से संबंधित कागजात की बात कर लें, खातों की बात कर लें, या उनके पास जो संपत्ति है उनसे संबंधित जो कागजात की बात कर लें, उन्होंने कैसे, कहां से, कितना संपत्ति अर्जित किया है, उसके बारे में आज जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ यह भी चर्चा हो रही है कि आज जब पूछताछ होगी छवि रंजन से, उसके बाद क्या होगा। क्या उन्हें फिर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? क्या उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्या उन्हें इस पूछताछ के बाद फिलहाल ईडी आगे कोई कार्रवाई नहीं करी? ये तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब छवि रंजन यहाँ ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ होगी। और शाम होते होते ये पता चल जाएगा कि आगे ईडी क्या सोच रही है और पूरे जमीन के खेल में और कितने लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान की बेटी इकबाल खान पर बुधवार रात फायरिंग की गई। उसका ढोलू भी गोलीबारी में बताया जा रहा है कि घायल हो गया। दोनों को आनंद फानन में अशरफी अस्पताल लाया गया, जहां ढोलू की मौत की खबर मिल रही है। वहीं नाजुक स्थिति को देखते हुए इकबाल को डॉक्टरों ने दुर्गापुर के मिशन अस्पताल रेफर किया। बताया जा रहा है कि वासेपुर के आरा मोड़ मंदिर मैदान के पास दोनों पर फायरिंग की गई थी और हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि वासेपुर में वर्चस्व को लेकर गैंगस्टर प्रिंस खान और फहीम खान में लड़ाई चल रही है और इकबाल खान डॉन फहीम खान का बेटा है। इधर इकबाल समर्थकों ने दोषी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। बाएं जाने वाली मटकुरिया वाला रोड, इसमें गोली चलने की सूचना है, जिसमें एक इकबाल नाम का व्यक्ति और एक भुल्लू मियाँ नाम का व्यक्ति, वो आदमी को गोली लगा है। बाकी उन लोग को फर्दर इलाज के लिए अभी हॉस्पिटल को ले जाया गया है। किसी के साथ मौत होने की सूचना है? अभी तो इससे कंफर्मेशन हमको पुष्टि नहीं हुई है। तो मौके से खोखा वगैरह भी बना गंभीर रूप से है। चाईबासा मंडल कारा के जेलर अजय प्रजापति को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये धमकी पलामू के गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गुर्गों ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दी। पलामू का गैंगस्टर सुजीत सिन्हा फिलहाल चाईबासा के मंडल कारा में बंद है। व्हाट्सएप मैसेज में जेलर को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई है। यह मैसेज 1 मई को व्हाट्सएप मैसेज से दी गई थी। इस सिलसिले में जेलर ने चाईबासा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही जेलर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साहिबगंज के बोरियो में एक बार फिर रबिका पहाड़िन हत्याकांड जैसे दिल दहला देने वाली वारदात दोहराई गई है। दरअसल बोरियो थाना क्षेत्र के चटकी जंगल में मानव खोपड़ी और शरीर के 9 टुकड़े मिले हैं। बोरियो पुलिस ने शव के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आशंका जताई जा रही कि शव के टुकड़े लापता आंगनबाड़ी सेविका मालोती सुरेन के हो सकते हैं। मौके से सेविका के कपड़े, चप्पल, बाल और बाइक की चाबी भी मिली है। मालोती सुरेन
बांझी चटकी की आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका थी और 27 अप्रैल से लापता है। उसकी मां ने 3 दिन पहले बोरियो थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। आशंका जताई जा रही कि महिला की हत्या कर सबूत मिटाने की नीयत से शव के टुकड़े कर दिए जंगल में फेंका गया। महिला के परिजनों के बयान पर उसके पति से भी पूछताछ की गई है। ये दीदी से बात करवाइए तो बोल रहा है कि नहीं है घर में। तो हम बोले कि कहाँ है दीदी, तो बोल रहा है कि पता नहीं कल से नहीं है। तो हम बोले कल से नहीं है तो क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं उसको। तो बोल रहा है अब जो कुछ भी करना है करिए, हम देख लेंगे, चाहे तुम थाना में केस करो, कुछ भी करो, हम देख लेंगे। इस तरह का बात बोला हमसे। कपड़े और खून के धब्बे वगैरह प्राप्त हुए। फिर आज पुनः उसको छानबीन की क्षेत्र में तो कुछ मानव एवं कंकाल और कुछ कपड़े स्त्री के मिले हैं, महिला के, जिसकी पहचान उसकी बहन के द्वारा अपनी दीदी के होने का किया गया है, जिसके आधार पर पुलिस अख्तर छानबीन अनुसंधान कर रही है। भी हेड और कुछ हेड पार्ट और कुछ अंश मिले हैं, जिसको चिन्हित करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूर्वी सिंहभूम में जंगली हाथियों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। जमशेदपुर से 110 किलोमीटर दूर बंगाल से सटे बहरागोड़ा प्रखंड के लुहागारा गांव में हाथियों से परेशान लोगों की पीड़ा देखने सुनने वाला कोई नहीं है। अभी गांव से सटे जंगल में 70 से अधिक हाथियों का झुंड मौजूद है और हर दिन गांव में घुसकर घरों के साथ फसल को भी बर्बाद कर रहे हैं। किसान अब धान छोड़कर सब्जी की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसे भी हाथी रौंद कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं बांस को भी तोड़ रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हाथियों से परेशान लोगों की मदद के लिए वन विभाग की ओर से मशाल और पटाखे भेजे जाते हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों ने हाथियों को इलाके से भगाने की गुहार लगाई है। 365 दिन में 350 दिन यहीं पर हाथी रहता है। हाथी भगाने के लिए फोन करेंगे चकुलिया तो बोलेगा दिन में बोलेगा जाएंगे, रात में बोलेंगे नहीं आएंगे। हम दूसरे तरफ चला गया। इधर फिर आदमी भेजेगा तो 26 को हाथी है, 2 को आदमी भेजेगा। 2 को आदमी में वो हाथी कहाँ भगाएगा, न कहीं ले जाएगा। उधर में पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, तुरंत ला के पहुँचा देगा। यहाँ तक तो कोई नहीं, यहाँ का बांस तोड़ो कुछ भी तोड़ो, बोलेगा हम नहीं जाएगा। अगर आएगा तो 1 लीटर मोबिल देगा, 4 ठो फटका दे देगा। उसी में बोलेगा तुम लोग देखते रहो। अच्छा 4 ठो फटका का 8 बार फूटेगा। 4-5 साल से हाथी का तांडव है। 365 दिन का पूरा 365 दिन हाथी है। हम लोग को जो बरसात में होता है धान वगैरह आपका हालिंग में जो होता है उसका पूरा एकदम तहस नहस करके रख देता है। 2 साल हम लोग करके देख लिए, इसलिए हम लोग खेती वगैरह सब कुछ छोड़ दिए हैं। के बंगाल सीमा के ठीक सटे हुआ गांव है लुहागारा गांव, और इस गांव में हाथियों का आतंक है। करीबन इस गांव में 70 से अधिक यहाँ पर हाथियों का जमावड़ा है। हाथी गांव के ठीक करीब जंगल में ही बसे हुए हैं और किस तरह गांव में आतंक आप देख सकते हैं। अभी इस वक्त में हाथी जो जंगल से निकलकर इस गांव में प्रवेश कर गए हैं और सारे गांव के जो लोग हैं वे भी गांव से निकलकर इस हाथियों को देख रहे हैं और सावधानी बरतने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह हम हाथियों से बचने का प्रयास करें। फिलहाल इस गांव में वन विभाग की टीम आती है, लेकिन हाथियों को खदेड़ने में अब तक वे नाकामयाब रही है। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह इस गांव में हाथियों का आतंक है, लोग किस तरह डर के साये में वे इस गांव में रहते हैं, हाथियों से बचने के लिए वे क्या उपाय करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अभी तो स्थिति बहुत खराब है। 3-4 महीना से हाथी हम लोग को बहुत परेशान करता है। नहीं गाँव छोड़ कर बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होता है और फसल का तो कोई बहुत नुकसान करता है। लुहागारा घर, हमार नाम नगेन महतो। हमारा गांव में बहुत हाथी है। अभी तो है 70-75 हाथी आ गया। दोनों तरफ हमारा गांव को घेर लिया। कहीं बाहर आने में हमारा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाथी तो यहाँ छोड़ के जाता ही नहीं। अभी भी इस गांव में अभी जस्ट यहाँ पर जंगल से हाथी इस गांव में प्रवेश किए यहाँ पर किए हैं और पूरा गांव जो है अभी इस हाथी को देख रहे हैं, उस पर नजर रखे हैं कि किसी तरह कोई नुकसान ना उन्हें पहुंचा पाए। लेकिन लगातार करीबन कई सालों से इस गांव में हाथियों का इस आसपास के जंगल में उनका बसेरा है, उनका डेरा है, जिससे वे डरे और समे हुए हैं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सुनराय थारी और पालूजोरी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं।
उनके पास से 11 मोबाइल फोन और 24 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी पहले कुरियर बॉय बनकर ठगी करते थे, लेकिन अब इन्होंने ट्रेंड बदल लिया था और पेंशन कस्टमर केयर के सर्च इंजन में मोबाइल नंबर सर्च कर लोगों को ठगते थे। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। साइबर अपराधी पूरे देश के लिए नाशूर बनते जा रहे हैं। लगातार साइबर अपराधी पर कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद इसके साइबर ठग लोगों के अकाउंट से पैसे की ठगी कर लेते हैं। लगातार देवघर पुलिस भी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में देवघर साइबर पुलिस के द्वारा 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर फर्जी सिम से लोगों को रैंडमली कॉल करते थे और अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना लेते थे। इसके साथ साथ पेंशनधारियों को भी रैंडमली फ़ोन करके और उनका पेंशन फंसने की बात कहकर उन्हें अपने ठगी का शिकार बना लेते थे, जिसको लेकर यह गिरफ्तारी की गई है। 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 11 मोबाइल फ़ोन 24 सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि लगातार देवघर जिले में जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्रिमिनल में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह से लगातार साइबर अपराधियों पर कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार इस तरह से छापेमारी की जाएगी। देवघर के सोनाराय थाड़ी और पालोजोरी थाना में ये सर्च ऑपरेशन चलाकर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से साइबर अपराध बढ़ते जा रहा है, वहीं देवघर पुलिस भी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। बोकारो में पुलिस ने तेलो पंचायत में चलाई जा रही नकली विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। चंद्रपुरा और दुगदा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। यहां विदेशी शराब के कई ब्रांड का रैपर लगाकर नकली शराब को बेचा जा रहा था। दरअसल मंगलवार की रात दुगदा पुलिस ने कार से भारी मात्रा में विदेशी नकली शराब जब्त किया था और गिरफ्तार चालक की निशानदेही पर चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो पूर्व निवासी कामेश्वर महतो के निर्माणाधीन घर पर छापेमारी की। हालांकि मकान मालिक कामेश्वर महतो फरार होने में सफल रहा। अवैध शराब लादा वाहन को पकड़ा गया था। उसमें गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो पूर्वी में कामेश्वर महतो पिता राजेंद्र महतो के घर से उन्होंने उस शराब को प्राप्त किया है। उसी के आलोक में दुगदा थाना में चंद्रपुरा थाना की संयुक्त टीम के द्वारा उनकी निशानदेही पर कामेश्वर महतो के निर्माणाधीन आवास पर छापामारी की गई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अश्लील वीडियो और प्रतिबंधित पिस्टल रखने के आरोप मामले में विधायक सरयू राय को मानहानि का नोटिस भेजा है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रकाश कुमार की ओर से नोटिस भेजा गया है, जिसमें सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगने पर मानहानि का केस करने की बात कही गई है। इस नोटिस के जरिए लगातार दुष्प्रचार करने के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि पूरे मामले में सरयू राय ने राज्यपाल से मिलकर बन्ना गुप्ता को बर्खास्त करने और पूरे मामले में राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। वहीं बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया था। पोस्टल डाक के माध्यम से और उनसे निवेदन किया है कि 3 दिन के अंदर अपने इस भ्रामक समाचार के लिए माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन और 10 करोड़ रुपया अपने क्लाइंट के फेवर में और उनके खिलाफ मुआवजा के लिए हम लोग मुकदमा करेंगे। आज मैंने यह नोटिस, लीगल नोटिस, उन्हें रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज दिया है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर 21 सप्ताह में फैसला लेने के निर्देश के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी दल ने जहां दल बदल का मामला विधानसभा अध्यक्ष की कोर्ट में लंबित होने का राग अलापा है, वहीं बीजेपी राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को आईना दिखाने में जुट गई है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का मामला 3.5 साल से लंबित है। ऐसा होने से कई संवैधानिक पद रिक्त पड़े हैं। अब हाईकोर्ट को इस मामले में निर्देश देना पड़ा है। ये विधायिका के लिए शर्मनाक बात है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जेएमएम सरकार जो है वो संविधान को नहीं मानती है और जो काम विधानसभा को करना चाहिए, दुर्भाग्य की बात है कि ये काम हाई कोर्ट को करना पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष का मामला को आपने 3-3.5 साल तक लटका के रखा, जिसके कारण कई ऐसे संवैधानिक पदें हैं जो रिक्त रह गई।
अभी आपको ये निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है। झारखंड में सरकार शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत सोमवार को रांची के जगन्नाथपुर हाई स्कूल से सीएम हेमंत सोरेन ने 80 उत्कृष्ट स्कूल का उद्घाटन किया, जिसमें अब सीबीएसई के माध्यम से राज्य सरकार बच्चों को शिक्षा देगी। बदलती शिक्षा व्यवस्था पर यह रिपोर्ट देखिए। रांची के जगन्नाथपुर का ये भवन सरकारी स्कूल का भवन है। हर तरह की सुविधाओं से लैस टीवीएस हाई स्कूल बदलती शिक्षा की तस्वीर है। स्कूल में 20 कमरे बनाए गए हैं, जहां हर क्लासरूम में डिजिटल माध्यम से पढ़ने की सुविधा है। प्राइवेट स्कूल की तरह लाइब्रेरी से लेकर साइंस लैब तक की सुविधा इस स्कूल में है। यही नहीं, यहाँ के लैंग्वेज लैब में अब बच्चे विजुअल और ऑडियो माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे और इस बात की खुशी पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षक दोनों के चेहरे पर महसूस की जा सकती है। हमें बहुत खुशी हो रही है हमारे अपने नए स्कूल को देखकर। प्राइवेट जैसे हो गए, हम लोग पहले सरकारी में पढ़ते थे पर अब हमारे स्कूल प्राइवेट जैसा हो गया। हमारे स्कूल में बहुत सारे लैब खुल गए हैं, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री, बायो, बहुत सारे ICT लैब हो गए, जिसमें हमने हम एक बार गए भी थे और हमने देखा भी। जब हम घुसे थे एक बार, बहुत अच्छा लगा। यहाँ ये देने की कोशिश की गई है जो हमारे जो सरकारी विद्यालय के बच्चे भी जिस तरह प्राइवेट स्कूल में हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है, हम लोग भी उस लेवल की फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करें। तो यहाँ अलग अलग लैब है। दरअसल सोमवार को जगन्नाथपुर के टीवीएस हाई स्कूल से ही सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य भर में ऐसे 80 स्कूलों का उद्घाटन किया। यानी अब झारखंड के अलग अलग जगहों पर इन स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। टीवीएस हाई स्कूल में क्लास 6 से 12 तक एडमिशन लिया जाएगा और बच्चों को अब सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाया जाएगा। टीचर भी ये मानते हैं कि बच्चे इस तरह के स्कूल में अच्छे से सीख पाएंगे। 6 का ही लेना है, इस बार 6 के ही बच्चे आएंगे और उसमें 40 बच्चे, और इसी प्रकार धीरे धीरे, क्योंकि इसी बार वो सीबीएसई पैटर्न पर चलेगा सारा, तो फिर धीरे धीरे बच्चे 1 to 12 चलेगा। आजकल जो भी शिक्षा दी जाती है तो उसमें लर्निंग आउटकम का बहुत ज़्यादा महत्व है कि जो आप सीखें उसका प्रतिफल क्या है। तो इस तरह के विद्यालय से लर्निंग आउटकम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होगा बच्चों का। तो बदलते वक्त के साथ झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बदलती तो दिख रही है, लेकिन जरूरत है इसे जारी रखने की ताकि झारखंड के गांव-गांव तक शिक्षा की लौ जल सके। तमाम जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अब खुश हैं और उत्साहित हैं कि अब आने वाला भविष्य जो है वो उनका उज्जवल होगा, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न पर इन विद्यालयों में पढ़ाई कराई जाएगी और फिर वो एक बेहतर भविष्य देख पाएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गढ़वा के नगर उचारी में चल रहे राजकीय बंशीधर महोत्सव के कल पहले दिन फिल्मी कलाकारों ने दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया। इसमें बॉलीवुड गायक विनोद राठौर के साथ भोजपुरी कलाकार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के साथ ही हास्य कलाकार सुनील पाल ने लोगों का दिल जीत लिया। इस महोत्सव में शामिल हास्य कलाकार सुनील पाल ने फिल्मों में बढ़ते गाली गलौज के प्रचलन पर चिंता जताई, वहीं भोजपुरी में बढ़ती फुहड़ता पर नाराजगी जताते हुए भोजपुरी को प्यार की भाषा करार दिया। सॉन्ग चलते हैं, जो भी थोड़े बहुत अगर वल्गर सॉन्ग की बात कर रहे हैं तो वो आएंगे महीना 2 महीने में लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज भी श्री भरत शर्मा जी को याद किया जाता है, गोपाल राय जी को, विष्णु ओझा जी को, तो वो अच्छे गीत गाए हैं, तो भोजपुरी के धरोहर हैं। और आज हम लोग भी उसी कोशिश में है कि नहीं, हम लोग को भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाना है। चाहे कहीं भी हम किसी भी क्षेत्र में जाएं या कहीं भी जगह जाएं, कोई भी जगह जाएं, तो हम अपने भोजपुरी गानों के माध्यम से वहाँ पे अपना भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ाएं। और चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।